तो खबरों में आगे बढ़ते हुए अब सीधा शुरुआत करते हैं। एक मिनट में एक खबर। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और यूएस नेवी ने हिंद महासागर में ज्वाइंट युद्धाभ्यास कर अपना दमखम दिखाया। एक मिनट में इस पूरी खबर को दिखाते हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना और वायुसेना ने 2 दिनों तक युद्ध अभ्यास किया। तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में हिंद महासागर में हुए इस युद्धाभ्यास का शानदार वीडियो वायुसेना ने जारी किया है। इस वीडियो में कॉकपिट से फ्लाई पास्ट का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के जहाज अमेरिकी सेना के साथ एक लाइन से चलते दिखाई देते हैं। नीचे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के जहाज भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने जगुआर लड़ाकू विमान MiG-29, सुखोई 30, फाल्कन विमान, नेत्रा एयरक्राफ्ट और IL-78 मिड को इस अभ्यास में लगाया था। वहीं अमेरिकी नौसेना की तरफ से रोनाल्ड रीगन करियर स्ट्राइक ग्रुप ने हिस्सा लिया। ट्रेन से पैर फिसलने के कारण मौत के मुंह में गए बुजुर्ग की कैसे जान बची, दिखाते हैं। RAF के एक जवान ने अपना साहस दिखाते हुए एक व्यक्ति की जान बचाई है। इस साहस भरे कार्य के लिए RPF जवान उमेश माली की जमकर प्रशंसा की जा रही है। घटना मुंबई के दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की है, जहां एक लोकल ट्रेन निर्धारित समय पर रवाना हो रही थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग यात्री ने चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास किया। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गिर गए और वो गिर गयी। यात्री को ट्रेन के चपेट में आते देखकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तैनात RPF कर्मचारी उमेश माली ने फौरन दौड़ लगाई और पलक झपकते ही यात्री को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। उनकी इस तत्परता से बुजुर्ग व्यक्ति की जान बच गई। इस घटना का तेजी से वीडियो वायरल होने लगा, जिसे टैग कर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया। दादर मुंबई में चलती ट्रेन से पैर फिसलने के कारण एक बुजुर्ग को RPF कर्मचारी ने अपनी सतर्कता से ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। हमें RPF के कर्मचारी पर गर्व है, जिनके त्वरित एक्शन ने एक अमूल्य जीवन को बचाया। राजनीतिक लड़ाई ऐसी कि बीजेपी से TMC में जाने वाले कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजर से शुद्ध करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से सियासी मैदान में एक दंग करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बीजेपी के करीब 150 कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया गया है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दंग करने वाली बात यह है कि जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को TMC में शामिल किया गया, उन पर पहले सैनिटाइजर से छिड़काव किया गया। इलाम बाजार में एक मंच बनाया गया था, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। फिर उसके बाद स्थानीय नेताओं ने उन्हें तृणमूल का झंडा थमाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सैनिटाइजर से शुद्धिकरण को लेकर TMC ने तर्क दिया है कि बीजेपी के लिए जो कार्य कर रहे थे वो वायरस से संक्रमित हो गए थे। उन्हें वापस लेने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना पड़ा कि वे संक्रमण रहित हो जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वायरस से मुक्ति पाना है। शोपियां में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से सेब किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में मौसम ने अचानक मिजाज बदल दिया और तेज आंधी के साथ जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। शोपियां के अलावे पुलवामा, कुलगाम में ओलावृष्टि और तेज आंधी आई। इसके चलते शहरों में लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश से किसानों के होश उड़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सेब के बागानों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो रही है। गौरतलब है कि शोपियां में इस साल सेब की सबसे अच्छी फसल हुई है और मौजूदा ओलावृष्टि से सेब की गुणवत्ता बहुत खराब हो सकती है। हम आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में सेब की अच्छी फसल होती है। डिलीशियस, रेड एप्पल और रस भरी प्रजाति के सेब जुलाई के आखिरी सप्ताह तक तैयार हो जाते हैं। शोपियां के सेब सबसे अच्छी प्रजाति के माने जाते हैं। बिहार में गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। बिहार के गोपालगंज में मानसून की पहली बारिश के बाद ये हालात हैं और ये मजबूरी।
बाढ़ के खतरे की वजह से गोपालगंज के ये लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। पिछले दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी का जल स्तर फिलहाल कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। कुछ साल पहले गोपालगंज में रहने वाले बाबूजान अंसारी ने ये 2 मंजिला मकान एक पैसे को जोड़कर खड़ा किया था, लेकिन अब इसके मालिक अपने ही हाथों से ईंट अलग कर रहे हैं। पर पानी से तोड़े हैं लोग, ठीक है, यहाँ से तोड़कर यहाँ से ईंटा वगैरह हम यहाँ से लेके चलेंगे लोग, ठीक है, वहाँ घर अपन बनाएंगे लोग। हाँ, फिर यहाँ बहुत हर तरह की दिक्कत पानी से झेलना पड़ता है। इस गांव के लोग पिछले करीब 10 दिनों से गंडक नदी के पानी से घिरे हुए थे। इन्हें डर है कि जब पहली बारिश में ही ये हाल हो गया तो जुलाई अगस्त में क्या होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब उनका गांव गंडक नदी के बेहद करीब आ गया है। लोगों का मानना है कि तबाही से पहले अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। बारिश से मध्य प्रदेश हो या बिहार, हर जगह बुरा हाल है। ये मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर है। खरगोन में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। बाजार के रास्ते मानो तालाब बन गए हैं और दुकानों में पानी भर गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से यूपी बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई जगह अस्थायी पुल टूट गए हैं। बिहार के दानापुर की ये तस्वीर देखिए। नाव पर लोगों की भीड़ है, बाइक भी है और सामान भी लोड। दरअसल लगातार बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी पर बना पीपा पुल खोल दिया गया है और कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। रास्ता पार करने के लिए इन लोगों के पास नाव का सहारा लेने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। बिहार के आरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। जल स्तर बढ़ रहा है और नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिहार में बाढ़ के बीच लापरवाही चरम पर है। इस पूरी खबर को अगले 1 मिनट में दिखाते हैं। पश्चिम चंपारण में बगहा के पिपरा पिपरासी तटबंध इलाके के कई प्रखंडों का लाइफलाइन है। 35 किलोमीटर के इस तटबंध के रखरखाव पर करोड़ों खर्च किया जाता है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से तटबंध के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। गंडक से पानी छोड़ने के बाद तटबंध में करीब 145 जगह रिसाव हो रहा है। रिसाव को बंद करने के लिए 14,000 बालू से भरी बोरियां रखी गई हैं। 7,000 बोरियों का इस्तेमाल भी हो चुका है, लेकिन उन बोरियों में बालू नहीं बल्कि मिट्टी भरी हुई है। जल संसाधन विभाग की लापरवाही की दूसरी तस्वीर तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए पोस्ता की है। 2 दिनों की बारिश में बनाए गए पोस्ता की हकीकत सामने आ गई है। पिपरा पिपरासी तटबंध पर ये तस्वीर अधिकारियों की लापरवाही की है। अगर सरकार ने समय रहते अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी तो अभी पूरी बरसात बाकी है और अधिकारियों की लापरवाही 4 प्रखंडों की लाखों की आबादी और तटबंध को खतरे में डाल सकती है। जम्मू कश्मीर पर बीते दिन हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी खत्म हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने को प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी खत्म हो। प्रधानमंत्री ने इस बैठक के बाद ट्वीट किया, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सकें और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो जम्मू कश्मीर के विकास पथ को ताकत दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक को प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, परिसीमन के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका मिले। जम्मू कश्मीर में एक मौत भी बहुत दुखदायी। राजनीतिक मतभेद के बावजूद देश हित में काम हो। जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुंचे और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को भरोसा दिया कि परिसीमन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी होगी। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा,
जम्मू कश्मीर पर बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सभी ने लोकतंत्र व संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत करने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सर्वदलीय बैठक को 20 मिनट तक संबोधित किया। गृह मंत्री ने आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी के विकास की जानकारी पार्टियों के सामने रखी। गृह मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को भरोसा दिया। परिसीमन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी होगी। गृह मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार पंचायतों को मजबूत करने का काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास की प्रतिबद्धता जाहिर की। हम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव, संसद में किए गए वादे के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में तालिबान और पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में तालिबान और पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अंदर ऐसी कोई बात। बैठक से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान से किनारा कर लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो उनका निजी विचार है। उनको हक है जो बोलने का है, मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ? प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के आमंत्रण के बाद गुफ्कार अलायंस की हुई बैठक में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि सरकार को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। महबूबा मुफ्ती ने बैठक में तो नहीं, लेकिन बैठक के बाहर पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा फिर से छेड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो जाती तब तक वो लड़ती रहेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है। जोर से सांस लेने पर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। महबूबा ने एक बार फिर दोहराया कि किसी भी कीमत पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना मंजूर नहीं है। साथ ही मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा फिर से छेड़ दिया है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ बैठक में सभी दलों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं की बैठक करीब 3.5 घंटे चली। इस बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने 5 मांगे रखी। पहली, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल हो। दूसरी मांग, राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं। तीसरी, डोमिसाइल और जमीन की गारंटी की मांग। चौथी, कश्मीर पंडितों की कश्मीर में वापसी हो। 5वीं मांग, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो। करीब सभी दलों ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी पर जोर दिया। इसके लिए पहले परिसीमन और फिर राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की बात कही। जितनी जल्दी लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक दिया जाए, उतनी जल्दी नॉर्मलसी रेस्टोर हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया है। वहाँ पर डिलिमिटेशन हो और डिलिमिटेशन के बाद वहाँ पर जो है हम चुनाव कराएं, इस प्रकार हम आगे बढ़ें। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। जहां देश भर में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में लोगों की ऐसी लापरवाही देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये लोग नगर पालिका द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी तरह के राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है और धार जिले में धारा 144 भी लागू है, लेकिन फिर भी
लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही और लोगों की इस लापरवाही पर प्रशासन भी मौन है। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 केस सामने आए हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इस वेरिएंट की गंभीरता को समझें, क्योंकि तीसरी लहर दूसरी लहर से कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। छतरपुर में सूखे के बीच 5 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर 2200 लहलहाते पेड़ खड़े हैं। किसे कहा जाता है, इसका पूरा श्रेय 1 मिनट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में छतरपुर के बक्सवा में जहां भीषण गर्मी के दौरान चारों तरफ सूखा नजर आता है, तो वहीं सागर जाने वाली सड़क पर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। 5 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर 2200 लहलहाते पेड़ खड़े हैं। ये मेहनत है बक्सवा के ट्रीमैन गोपी आदिवासी की, जो पिछले 40 साल से इन पेड़ों को अपने परिवार की तरह पाल रहे हैं। सिर से पानी लिया, फिर पानी डाली, 8 दिन में 2 बार पानी लाओ, जब भी जीवित कर पाए। दरअसल गोपी पीडब्ल्यूडी में श्रमिक मजदूर थे। ऐसे में उन्हें बक्सवा से सागर जाने वाली सड़क पर पेड़ लगाने का काम मिला। गोपी ने यहाँ 2200 से ज्यादा पेड़ लगाए और पिछले 40 सालों में उन पौधों को पेड़ बना दिया। गोपी आदिवासी अब पीडब्ल्यूडी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रोज की तरह वो आज भी पेड़ों की देखभाल करना नहीं भूलते। अमेरिका के मियामी में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। अमेरिका के मियामी में इस बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा जिस तरह से ढहा है, उससे ये सवालों के घेरे में आ गया है। मियामी के सब साइड शहर में कल इस बहुमंजिला बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 51 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस भीषण हादसे में मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। करीब 40 साल पहले बनी ये इमारत पूरी तरह से नहीं ढही, बल्कि इसका एक हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक ढह गया। जानकार बताते हैं कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। इस बड़े हादसे के बाद पुलिस ने आसपास की सड़कें बंद कर दी हैं और दमकल की गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। वहीं इस हादसे के बाद आसपास की इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन मौके पर क्रेन की मदद से लोगों को दूसरी बिल्डिंग से निकालने का काम कर रही है। इस हादसे के पीछे की क्या वजह है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.